आजकल इंटरनेट पे प्रोटीन, फैट, वेट गेन, वेट लॉस के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कि ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या रियल है और क्या मिथ है। इसलिए आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। इसलिए आज आप पेन और पेपर के साथ बैठिए ताकि आपको बहुत सारी नॉलेजेस मिलेंगे जिसको आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो वेलकम टू द एटिकिन पॉडकास्ट। और आज की हमारी गेस्ट है न्यूट्रिशनिस्ट यामिनी जी, जो कि 8 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, जो लोगों को साइंटिफिकली न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को गाइड करती है। एंड दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय HA Buildcom एंड इन एसोसिएशन विद CVS कैफे। हमारे इस पॉडकास्ट को आप पेन और पेपर के साथ देखिए, क्योंकि आज का पॉडकास्ट आपके डाइट को चेंज कर देगा। आज हम बात करेंगे फैट लॉस, वेट गेन, प्रोटीन, कार्ब्स और बहुत सारी चीजें। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेलकम यामिनी मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड। सो मैम, काफी टाइम से आप इस प्रोफेशन में अपना करियर ग्रो कर रहे हैं, तो कितने टाइम से आप इस प्रोफेशन में हैं? और ताकि लोग जो ये देख रहे हैं वो जान सके कि वो किन की राय ले रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो चुके हैं इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, और MTN एक्सपर्ट हूँ मैं। सो दिस इज इनफ फॉर माय इंट्रोडक्शन। सो लाइक आपको 8 इयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, राइट? यस यस। तो क्या ये एक जो जनरल डाइट होता है वो सच में काम आता है? क्योंकि सबकी बॉडीज अलग होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ब्लड रिपोर्ट के कारण ही डाइट्स चेंज होता है। तो ये जनरल डाइट सबके लिए काम होती है? नहीं, जनरल डाइट कभी भी सबके लिए यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वन साइज कैन नॉट फिट फॉर एवरीवन। और डाइट प्लान डिपेंड करता है बॉडी कंपोजिशन पे, आपकी हाइट, वेट और बहुत सारे सोशल पैरामीटर्स भी हम काउंट करते हैं जब हम एक डाइट प्लान जनरेट करते हैं। तो आई नेवर सजेस्ट कि आप एक जनरल डाइट प्लान लें और उसको फॉलो करें। डाइट प्लान शुड बी, मस्ट बी पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, जो आपकी बॉडी को सूट करे, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया हो। बट फिर भी अगर एक जनरल डाइट की बात करें, जो हमने रिसर्च के दौरान नोटिस की है, जो कि एक वेट लॉस का, जो फैट लॉस का जनरल प्रॉब्लम है, वो बेसिकली लेडीज में ज्यादा देखा जाता है। तो सबसे पहले हम इस कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है, फैट लॉस के बारे में। उसके बाद फिर हम वेट गेन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम फैट लॉस की तरफ से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। औरतों में जनरली वेट लॉस का और वेट गेन का ट्रिमेंडस इम्पैक्ट इसलिए भी ज्यादा आता है क्योंकि हर फिजियोलॉजिकल स्टेज पे बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जो हर फेज में एक नॉर्मल लेडी फेस करती है। लाइक जब वो यंग होती है, पुबर्टी के टाइम में उसके हार्मोन सिक्रीशन डिफरेंट होते हैं। आफ्टर मैरिज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदरहुड, कॉर्टिसोल का बढ़ना घटना, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, तो ये सारा जो यूट्रस हेल्थ वगैरह जो रहती है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से, जो नॉर्मल जनरल जो लेडीज हैं उनको पोस्ट 30s सीवियरली देखा जाता है कि उनके अंदर एब्डोमिनल फैट या फिर हार्मोनल ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज कि हर 5 में से एक महिला को हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से वेट गेन और वेट लॉस की प्रॉब्लम आ रही है। तो काफी तरह आपको ज्यादातर ये चीज PCOS एंड PMOS, हाँ, ये भी इसमें भी ज्यादातर दिखने को मिलता है। हाँ, बहुत किन्हीं लेडीज की होती है कि वेट गेन होने लगता है, हाँ, फेशियल हेयर्स ग्रोथ होने लगता है। दीज आर दी हार्मोनल चेंजेस, और इनके सिम्टम्स जो होते हैं, जो क्लिनिकल एनालिसिस में हम चेक करते हैं जब पेशेंट को देखते हैं, तो उसमें हिरुटिज्म, दैट मीन्स फेस पे हेयर ग्रोथ आना, एक्ने के इश्यूज आना, एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, मूड स्विंग्स, रात को ढंग से नींद नहीं आना, दीज आर दी क्लिनिकल सिम्टम्स जो PCOS और PMOS के अंदर देखे गए हैं महिलाओं में। तो एक जो जनरल वाली चीज आती है वो 4X जो डाइट प्लान होता है, 4X पिलर होता है। यस, तो वो एक, उसको आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे? यस, 4X डाइट प्लान, जो 4 पिलर्स हैं डाइट
प्लान के, वो बेसिकली ये कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके अंदर 4 पिलर्स में सबसे अच्छा है कि आपका प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, उसमें फाइबर अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फैट उसमें होना चाहिए, और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। तो दीज आर द 4 पिलर्स जो एक डाइट को बैलेंस बनाते हैं, और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं इफ यू आर फॉलोइंग दीज 4 पिलर्स इन अ डाइट प्लान विद कंसिस्टेंसी एंड विद डिसिप्लिन। यस। सो लाइक 4 मील्स अ डे जो टाइमिंग होता है, सुबह का नाश्ता जो होता है हाँ। वो मॉर्निंग में आपको 9 AM तक करना चाहिए। ओके। फिर लंच जो का टाइमिंग होता है हाँ। वो 1 PM के दौरान कर हम्म। लेनी चाहिए। देन स्नैक्स का जो टाइमिंग आता है वो 5 PM के दौरान कर लेनी चाहिए, और जो डिनर होता है वो 9 PM के टाइम, जो आपका 4 आवर्स का गैप होता है। ये मैंने रिसर्च के दौरान देखा है। शिखा, मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगी कि जो आप ये टाइम बता रहे हैं, ये सबके लिए फिक्स्ड नहीं होते फिक्स्ड हैं ना। नहीं होता। सबका लाइफ रूटीन अलग अलग होता है। मेरे पास काफी ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर से लेडीज आती हैं जिनकी नाइट ड्यूटी रहती है, जिनका जब वो घर आती हैं तो 4:30 बजे शाम को, जिस टाइम आप मिड इवनिंग स्नैक्स ले रहे होते हैं, उस टाइम उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वो लेती हैं। और उसके बाद उनका पूरा नाइट शिफ्ट रहता है। 8:30 बजे तक उनका लंच हो जाना चाहिए, रात के 8:30 बजे तक, सो दैट वो अपना पूरा नाइट शिफ्ट का क्लॉक कंप्लीट करती हैं, घर आती हैं सुबह 8:30 बजे। तो ऐसे में हम उनको एक जनरल पैटर्न ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि आपने इतने बजे नाश्ता लेना ही लेना है या लंच लेना ही लेना है। What depends is the आपकी बॉडी और आपका रूटीन क्या है, अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान जनरेट होना चाहिए। इसी तरह से जब आप सोकर उठते हैं, तो सोकर उठने के 3 घंटे के अंदर आप अपना नाश्ता कर लीजिए। सपोज आप स्टूडेंट हैं और आप लेट नाइट स्टडी करते हैं और सुबह आप 10 बजे सोकर उठते हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि भाई आपने लेट नाइट स्टडी किया है, आप सोकर लेट उठे हैं, तो अब 10 बज गया है तो अब आपका इस टाइम नाश्ता होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका एक हेल्दी ब्रंच होना चाहिए 12:30-1 बजे तक। देन यू हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट मील। तो जो टाइम गैप है हर मील के बीच में, वो इम्पोर्टेंट है रादर देन अ फिक्स क्लॉक। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द गैप। हाँ, गैप इज इम्पोर्टेंट। यस, यस। तो वो टाइमिंग किसी के लिए भी फिक्स नहीं होती, बट द Yes. गैप इज इम्पोर्टेंट। इस गैप में क्योंकि जो हमने खाया है उसको बॉडी एंजाइम रिलीज करेगा, फिर वो डाइजेशन प्रोसेस होगा, और फिर उसके बाद बॉडी एक पॉज लेती है। उसके बाद आप एक बायोकेमिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मील आप बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दिस पैटर्न हैज टू बी पर्सनलाइज्ड। सो मैम, इंडिया में जो कॉमन सबसे प्रॉब्लम देखी जाती है, कॉमन प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि सभी लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। हाँ, तो इसमें मतलब ज्यादातर देखा जाता है, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखा जाता है वेजिटेरियंस में। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे आपके? देखिए, वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें भी प्रोटीन की कमी पाई गई है, क्योंकि बायो अवेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट। आप किस क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, वो भी मैटर करता है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है, तो आप के लिए सेकंड चॉइस सप्लीमेंट्स होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपका फूड ही होना चाहिए, जिसमें आप सब तरह की दाल, राजमा, छोले, इनफैक्ट अगर आप 20 से 30 ग्राम पूरे दिन में मुट्ठी भर के नट्स या सीड्स भी आप अपने लिए डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो वो भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में अच्छा प्रोटीन इंटेक बढ़ाने में हेल्प करता है। राइट। जी। सो अभी आपने सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है, तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते भी है, बट अकॉर्डिंग टू बॉडी उनको सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए? देखिए, अगेन मैं यही कहूंगी शिखा, जैसा इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, लेटेस्ट सर्वे की बात करें, तो इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और अभी हम लोग वर्ल्ड के डायबिटीज कैपिटल अनाउंस हो चुके हैं। इतना सब फ्री फ्लोटिंग न्यूट्रिशन को लेके इंफॉर्मेशन है, फिर भी हम लोग टॉप पे हैं। हम लोग का इम्प्रूवमेंट हेल्थ को लेके इतना नहीं है। एब्डोमिनल ओबेसिटी वगैरह के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक वगैरह। ऐसे में अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जिसमें 4 पिलर्स जो हमने अभी डिस्कस करे थे वो बैलेंस अमाउंट में नहीं है,
तो डेफिनेटली आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है तो उसका इम्प्लीकेशन आपको हेल्थ को लेके बाद में देखना पड़ेगा फ्यूचर में। तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप सप्लीमेंटेशन भी अपनी डाइट में ऐड करते हो तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद एक्सपर्ट्स की सुपरविजन में सप्लीमेंट्स को ऐड करें। प्रोटीन सप्लीमेंट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। प्रोटीन हमारी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में काम करता है। ये हमारी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में भी काम करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इससे हार्मोन्स डेफिशिएंसी जो रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उसमें भी हेल्प मिलती है उनको रेगुलेट करने में। तो प्रोटीन इज नॉट जस्ट अबाउट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में हम इसको नहीं डाल सकते। ये एक हीलिंग का काम करता है और ये सबकी डाइट में होना चाहिए। बट व्हाट एज अ क्लिनिकल थेराप्यूटिक डाइटिशियन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, प्रॉपर सिस्टम से जाएं, पहले ब्लड टेस्ट कराएं अपना, बॉडी में डेफिशिएंसी है या नहीं है, क्या आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आप कंजप्शन तो कर रहे हैं बट उसको आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर रहे। यस, तो अगर आपका लाइफ स्टाइल काफी हैक्टिक है, आप फिजिकली एक्टिव हैं, अकॉर्डिंगली आपका मिनिमम जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 0.8 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए और मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ स्टाइल फिजिकल एक्टिविटी 1.6 से लेके 1.8 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए। तो मैम अभी तो वेजिटेरियंस की बात हो गई, नॉन वेजिटेरियंस में भी आपने कहा कि काफी प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। तो हम एक अगर बात करें कि एक चार्ट बनाने का, लाइक फॉर प्रोटीन्स, जो वेजिटेरियंस है पहले उनकी बात करेंगे, फिर एक नॉन वेजिटेरियंस में उसको हम लोग कॉमन लिस्ट करेंगे। यस। तो पहले हम वेजिटेरियंस के लिए जो प्रोटीन्स है वो मील पे अपने ऐड ऑन कर सकते हैं, जी, के बारे में थोड़ा बात करें। आप अपनी डाइट में लीन मीट ऐड कर सकते हैं, चिकन एंड फिश ऐड कर सकते हैं। अगर आप मटन खाते हैं तो आप मटन भी ऐड कर सकते हैं। पर डे 200 से लेकर 250 ग्राम पर डे आप अपने लिए चिकन एंड फिश वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप एग्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, एग वाइट वाला जो पोर्शन होता है। ऑल्दो दिस इज अ मिथ कि योक नहीं खाना चाहिए, बट व्हाट आई सजेस्ट कि योक के अंदर हेल्दी विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो एग हो गया, नॉन वेज में मटन चिकन फिश हो गया आपका, और इसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। इफ द पर्सन इज नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट तो उसको मिल्क प्रोडक्ट्स जरूर ऐड करने चाहिए जी। तो ये तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए हो गया। वेजिटेरियंस के लिए हम सब प्रकार की जो दालें रहती हैं, इंक्लूडिंग राजमा, छोले, जो हरा चना होता है, काला चना, ये सब हम जरूर डाइट में उनको देते हैं। एंड इफ दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट तो हम उनको दही और पनीर, घर का बना पनीर खाने की जरूर सलाह देते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, आमंड्स हो गए, कैशू नट्स हो गए, इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सत्तू हो गया। तो इस तरह से आप वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन अपनी डाइट में अच्छा दे सकते हैं। तो अभी आपने नट्स और वॉलनट्स ये सब के बारे में बात की, तो उनको क्या क्या सोक करके खाना चाहिए? हाँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना, किशमिश जो रहता है उनको भी सोक करके खाना चाहिए, बादाम जो होता है, आलमंड्स, वो भी बोलते हैं कि सोक करके खाना चाहिए। उनका जो लाइक जो बाहर की जो लेयर होती है, एक्चुअली उसमें फाइटिक एसिड होता है शिखा, तो हम ना जनरली ये कहते हैं कि आप उसको ओवरनाइट सोक करके वो जब रिमूव हो जाता है उसका पील ऑफ करके फिर आप अपने लिए खाएं तो उससे डाइजेशन अच्छा रहता है। थायराइड पेशेंट्स के लिए, अगर थायराइड है किसी को, तो उनको हम जरूर सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाहर की वॉल में रहते हैं, ये हॉर्मोन्स को नॉट हॉर्मोन्स, ये जो ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन रहता है उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो हम इसलिए सलाह देते हैं कि आप ये पील ऑफ करके खाएं, ओवरनाइट सोक करके खाएं, इससे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है इनके न्यूट्रिएंट्स का, और जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन नट्स में, सीड्स में, वो भी पानी में डिसॉल्व होकर निकल जाते हैं। यस। तो कितने अमाउंट में अगर खाने चाहिए ड्राई फ्रूट्स? अगर मैं आपको ड्राई फ्रूट्स बोलूं पर डे के लिए तो 20 to 30 ग्राम पर डे का इंटेक होना चाहिए नट्स एंड सीड्स का। यस। आपको उससे सफिशिएंट अमाउंट में हेल्दी फैट आपको मिलता है, प्रोटीन आपको मिलता है, एनर्जी प्रोवाइडर्स होते हैं ये। सो मैम अभी आपने कहा जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं वो जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक दही, पनीर, तो जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो फिजिकली डेली एक्टिव होते हैं,
तो हाँ। वो डेली पनीर खा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो आप कच्चा पनीर, घर का निकला हुआ पनीर बिल्कुल अपनी डाइट में एवरी डे ऐड कर सकते हैं। अगेन ये भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी को पर डे कितना कैलोरीज़ की ज़रूरत है, उसी के बेसिस पे आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है और कितने फिज़िकली एक्टिव हैं, आप सब कुछ पैरामीटर्स चेक करके ही डायटीशियंस कैलकुलेट करती हैं कि पर डे कितना प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि ओवर प्रोटीन इनटेक इज वेरी हार्मफुल फॉर किडनी एंड फॉर अदर ऑर्गन्स। तो ऐसे में कितने अमाउंट पे प्रोटीन की जरूरत है वो पूरा कैलकुलेट करके हम पेशेंट को बताते हैं। तो ये भी बात होती है ना कि मिल्क से ज्यादा हाँ। डाइजेस्टेबल पनीर होती है। हाँ, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का इश्यू है, जिनको दूध नहीं पचता है, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोज नाम का एक शुगर कंपाउंड पाया जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको ब्लॉटिंग और गैस बहुत बनती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि आप दही या फिर छाछ या कच्चा पनीर या पनीर वैसे बना के अपने ले लें। बिल्कुल। तो हम अभी स्लीप के बारे में एक बार बात करते हैं। हाँ। ठीक है, जो होलिस्टिक वेलनेस भी बोला जाता है शायद। ठीक है, बिल्कुल। तो स्लीप साइकिल कितना जरूरी होता है? देखिए शिखा, स्लीप साइकिल आप बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि अ, बिना ढंग से सोए बॉडी के अंदर बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ सकता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि स्लीप सिर्फ एक हमारा रूटीन नहीं है जो हमें रूटीन हेल्प करता है, एक तरह की एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज। इसलिए हम जनरली बोलते हैं कि अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप फिजिकली भी बहुत एक्टिव हैं, तो अपने लिए अगर आप 50% डाइट फॉलो करते हैं और 30% अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो 20% आपको रेस्ट भी जरूरी है। और रेस्ट में आपकी नींद 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आप देखेंगे जिन लोगों का नींद अच्छा रहता है वो मेंटली फिजिकली अलर्ट मिलेंगे, सोशली साउंड मिलेंगे आपको, दे नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, उनकी चॉइसेस बहुत हेल्दी हो जाती हैं। तो नींद इज नॉट जस्ट अ हैबिट, ये एक तरह की एक्सरसाइज भी है, और जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्थ रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो पहले अर्बन पॉपुलेशन में ही हाइपरटेंशन और स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे थे, अभी रूरल इंडियन पॉपुलेशन में भी हाइपरटेंशन और स्ट्रोक्स आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज मेहनत मेहनत मेहनत, हर वक्त दौड़ते भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं लाइवलीहुड के लिए, लेकिन हम बॉडी को रेस्ट देना भूल गए हैं। तो एक प्रॉपर हमारा रात को सोने का टाइम होना चाहिए, 7 to 8 आवर्स का स्लीप साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी जैसे आपने जेंजी के बारे में बताया कि वो रात भर जागते हैं और जिस वजह से बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, यस। बट जो फिजिकली एक्टिव होते हैं, जो अपनी डेली रूटीन पे एक्टिव रहते हैं, तो उनमें थोड़ा एनर्जी ज्यादा होता है, वो ज्यादा Yes. एनर्जेटिक फील करते हैं। हाँ, दे आर मोर फोकस। हाँ, सो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें फॉर अ डेली लाइफ, तो वो एक्सरसाइज में क्या मतलब करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग योगा करते हैं, बहुत हाँ, जिम जाते हैं, जिम बहुत वगैरह मसल जाते हैं। बिल्डिंग्स, कोई योगा करते हैं, कोई लाइक मेडिटेशन करते हाँ। हैं, ठीक है, कार्डियो भी कोई कोई करते हैं। सो बेस्ट एक बैलेंस होनी चाहिए, जो वो बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखिए जनरली जो जेन जी स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उनके पास मॉर्निंग का टाइम इतना नहीं होता है, क्योंकि स्कूल वगैरह कॉलेजेस रहते हैं, फिर आके वो अपने असाइनमेंट वगैरह में रहते हैं। तो शाम के टाइम अगर 5 से 6 बजे भी आप 1 घंटा भी अपने लिए निकाल सकते हैं, तो घर पर ही बेसिक योगा करना स्टार्ट करें, जिसमें मेडिटेशन वगैरह, अनुलोम विलोम हो गया, ब्राह्मी हो गया, ये सब बेसिक सिंपली अपने मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो आप इस तरह से 5 to 6 PM अपने लिए 1 घंटा निकाल के शाम को योगा जरूर करें। लेकिन आप सुबह जल्दी उठते हैं और आपको लगता है सुबह आपके पास इतना टाइम है कि आप सुबह टाइम दे सकते हैं, तो सुबह आपके लिए बेस्ट रहेगा आप वॉक पर जाएं, 10,000 स्टेप्स पर डे के कोशिश करें, अपना टारगेट लेके चलें। और अगर आपको लगता है कि आप वॉक वगैरह करने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो हर खाना जो भी आपका मील रहता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है,
तो खाना खाने के 15-15 मिनट बाद आप अपने लिए 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें, तुरंत नहीं, लेकिन हाँ, वॉक ज़रूर करें 15 से 20 मिनट की, और 15 मिनट के लिए वज्र आसन में बैठें। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि वज्र आसन इज़ द ओनली आसन जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो ये आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपका गट अच्छा रहेगा, विच इज़ आवर सेकंड ब्रेन, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव सिग्नल देगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपकी नींद अच्छी होगी। सो बहुत सी लेडीज होती है जो मतलब अभी आपने बोला कि योगा नॉर्मल कर सकते हाँ, हैं, ठीक है, तो घर से ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बिल्कुल। लेडीज हैं कि वो बाहर जाना बच्चे नहीं, छोटे हाँ, हैं, छोटे बाहर होते नहीं हैं, जा फैमिलीज पाती होते हैं, हैं। यस। तो जनरली वो घर से योगा घर से कर सकते हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल। लेडीज। सो वुमेन्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि वुमेन्स की जो बॉडी कैपेसिटी होती है, जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, वो मेन से तो बहुत ज्यादा ही अलग होते डिफरेंट हैं, होती बहुत है, डिफरेंट बॉडी होते हैं। शेप अलग होती है, हाँ। हार्मोनल सिक्रीशन हर चीज अलग रहता है, और फैट का डिपोजिशन जो होता है महिलाओं में अलग और आदमियों में अलग तरह से देखा जाता है। सो हम वुमेन्स के लिए एक फॉर हेल्दी डाइट भी बात करेंगे, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के बारे में हाँ। बात करते हैं थोड़ा। ठीक। तो देखिए शिखा, हर एज में अलग-अलग चैलेंज रहते हैं लेडी के लिए। कॉलेज लाइफ में शी इज़ वेरी फ्री, पढ़ना है, घर आना है, उसको इतना कुछ नहीं रहता। लेकिन आफ्टर मैरिज जनरली देखा गया, बिकॉज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इन-लॉज़, हस्बैंड, बच्चे, या न्यू मॉम्स हैं, या अर्ली मदरहुड फेजेज़ हैं, उसमें एक महिला का जो मानसिक संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए उसे इतना वक़्त नहीं मिल पाता है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। या तो बहुत कम खाएँगी, या फिर ओवर ईटिंग करने लगती हैं। इमोशनल ईटिंग, बहुत खुश हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ मीठा खा लिया, फ्राइड खा लिया, उनकी क्रेविंग्स ही इस तरह से होती हैं। तो क्रेविंग्स, खैर ये अलग टॉपिक है कि हम क्रेविंग्स को देख के कैसे आइडिया लगाते हैं कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अपना 3 से 6 महीने के अंदर हर साल अपने टेस्ट करवाते रहें, क्योंकि जो थायराइड है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड, जो यहाँ थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, हाइपोथायराइडिज्म जनरली, जिसको हम कहते हैं वजन बढ़ाने वाला थायराइड, वो महिलाओं में पोस्ट मैरिज या फिर माँ बनने के बाद बहुत सामने आता है। और लैक ऑफ अवेयरनेस और अर्ली स्क्रीनिंग, हम नोटिस करते हैं कि जब तक बहुत लेट हो चुका होता है, सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी होती है थायराइड ग्लैंड की, तब वो अवेयर होती हैं और तब वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं। तो तब तक सिर्फ मेडिसिन डिपेंडेंसी के अलावा उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये तो थायराइड की बात होगी। इसी तरीके से जो यूट्रस हेल्थ है, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, डाइट आपकी क्लीन होनी चाहिए। अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लें, फ्राइड प्रोसेस्ड फूड वगैरह आप थोड़ा अवॉइड करें। मीठे की अगर क्रेविंग होती भी है तो उस पे काम करने की कोशिश करें, रादर देन अपनी बॉडी को डेंस कैलोरीज से फिल करें। ठीक है, कि अगर मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है तो रीजन जाने, उस पे काम करें, तो उसका सॉल्यूशन है, हेल्दी सॉल्यूशन है। और हमेशा एक्सपर्ट्स की सुपरविजन में ही कोई दवाई है, कोई सप्लीमेंट्स हैं, वो स्टार्ट करें, बिना सलाह लिए, या फिर सोशल मीडिया पे किसी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आंख बंद करके किसी के कहने से कोई काम नहीं करें, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन है आजकल गूगल पे, वो अनलिमिटेड है। आपने वो चूज करना है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हर औरत को, हर महिला को पता होनी चाहिए। ये तो हो गई सप्लीमेंट्स और वो हार्मोनल चेंजेस हाँ। की बातें। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मेनोपॉज के बारे में, जो वुमेन्स के इमोशनली भी बहुत सारी चेंजेस हैम्पर आती करता है, है, yes. राइट, और अकॉर्डिंग टू बॉडी भी बहुत चेंजेस आती है। Yes, yes. सो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम उन्हें इमोशनली कैसे गाइड कर सकते हैं, और डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए, और सबसे बड़ा चीज है कि हस्बैंड का सपोर्ट ये मैटर करता है, तो वो कैसे हम लोग, उनका क्या रोल? देखिए मेनोपॉज में जनरली ये जो 45
प्लस मेनोपॉजल फेज आता है। इससे पहले की जो फेज रहती है उसको पेरीमेनोपॉजल फेज कहते हैं, और अपना ध्यान आप पेरीमेनोपॉजल फेज में ही रखना शुरू करते हैं, सो दैट मेनोपॉजल फेज जो है वो इजी हो जाती है। तो पेरीमेनोपॉजल फेज आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो 40 से ऊपर या 40 से 35 से ऊपर और 40 तक शुरू हो जाती है 30 to 35% औरतों में, बिकॉज वही स्ट्रेस के चलते, अपना ध्यान ना रखने की वजह से वो ओवरवेट हैं, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं, तो पेरीमेनोपॉजल फेज जो है अर्ली एज में हिट कर जाती है। तो उस वजह से मूड स्विंग्स होना, पीरियड्स का इरेगुलेट होना, और बहुत ज्यादा कई बार ओवरफ्लो पीरियड्स आना, या बिल्कुल 1-2 महीने बिल्कुल पीरियड्स नहीं आना, इमोशनल ईटिंग, बिना वजह रोने का मन करना, या चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब निकालना, ये पेरीमेनोपॉजल फेज उन महिलाओं में ज्यादा परेशानी या फिर ज्यादा उनको परेशान करती है जिन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा है। अच्छा। तो ऐसे में आप अपना ध्यान रखें। मैं हमेशा बोलती हूँ मी टाइम पे फोकस करें, चाहे 1 घंटा ही सही, लेकिन अपने को 1 घंटा दें आप। चाहे वो योगा है, चाहे डांस है, ज़ुम्बा है, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, या फिर आपका नॉर्मल पार्क में वॉक करना ही क्यों नहीं है, या सहेलियों के साथ घूमना फिरना ही क्यों नहीं, लेकिन 1 घंटा आप अपने को दें जिसमें आप मेंटली रिलैक्स रहें, सारी परेशानियों से परे होके आप अपने लिए सोएं, अपने लिए टाइम निकालें 7 से 8 घंटा। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, इसके अलावा और जो विटामिन B12 भी देखा जाता है, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं, अपनी लिवर प्रोफाइल चेक करवाएं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसको डाइट की हेल्प से, और अगर जरूरत है तो सप्लीमेंट्स की हेल्प से फुलफिल करें। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है पेरीमेनोपॉजल, जो इतना आपको स्ट्रांगली हिट कर रहा है, एटलीस्ट वो बेयरेबल हो जाएगा, यू विल एंजॉय इट। क्योंकि हर महिला की लाइफ में आना ही आना, जिनको पीरियड्स आए हैं, जो माँ बनी है, सबको दिक्कत आनी ही आनी, लेकिन आप इसको स्मूथली कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस के साथ। अपना क्लिनिकल टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, अपनी गायनी से, अपने एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से, अपनी डाइटिशियन से अच्छी डाइट बनवा के उसको पे काम करें। ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने लिए इस चीज को काम करें। आपका रिजल्ट तीसरे चौथे दिन ही आपको फील होने लगता है कि हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, और अच्छा लगने लगता है अपने लिए। अगर आपकी पेरीमेनोपॉजल फेज अच्छे से आ गई है तो मेनोपॉजल फेज बहुत अच्छी आ जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि किसी मजबूत औरत को अपने हस्बैंड की या बेटे की जरूरत है। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है। फिर भी अगर उसको लगता है कि मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत है, उनको समझना चाहिए, तो ये सेकंड टॉपिक हो जाता है अवेयरनेस का, जिसमें आप हर चीज उनको बोल के समझाएंगे तो उनको नहीं समझ आने वाला। वो तब फील करेंगे जब वो ऐसे एक्सपीरियंसेस देखेंगे अपनी आंखों से। तो ऐसे में उनकी मदर का रोल, सो दैट माँ अपने बच्चे को गाइड करे प्रॉपर, वीमेन सेफ्टी के बारे में एजुकेट करे, क्या प्रिकॉशंस वो खुद लेती है, सो दैट कल को जब उनका बच्चा बड़ा होता है और वो जब किसी फैमिली को बढ़ाता है, तो वो वही सपोर्ट वहां जाके मतलब एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस आपको सब जगह मिल जाएगी। हर दूसरे बच्चे को आज के टाइम में जेन को पता है कि पीरियड्स क्या होते हैं, मेनोपॉज क्या होता है। चलिए मेनोपॉज नहीं भी पता, लेकिन उसको पता है पीरियड्स क्या होते हैं। तो ऐसे में उसकी माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गाइड करना, उसको एजुकेट करना, सो दैट उसको पता हो कि कल को मेरी वाइफ के साथ या मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ कोई दिक्कत आए तो मुझे कैसे इमोशनली उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, यही चीज जो लैक करती है इंडियन मॉम्स के। आजकल इंडियन मॉम्स का क्या एटीट्यूड रहता है, हमने भी तो किया था, ये कर रही है तो क्या हो गया। अरे आपने इसलिए किया था क्योंकि आपके टाइम में आपके हस्बैंड को एजुकेट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आप तो कर सकती है ना अपनी जनरेशन को एजुकेट, सो दैट आगे जाके वो सिचुएशन नहीं हो। सो मैम, ये तो बात होगी इमोशनल सपोर्ट की। सो ये बहुत ज्यादा सबके तरफ से अपना रोल सेल्फ सेटिस्फाई भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और अभी बात करते हैं हम थोड़ा डाइट के बारे में कि जो उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन हाँ। करने चाहिए इस फेज में। इस फेज में मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगी, जो मेनोपॉजल फेज में हर महिला है उसको अपनी डाइट में प्रोटीन, तो हम बार बार कहते ही हैं कि प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में सीड साइकिल जरूर ऐड करना चाहिए। सीड साइकिल इज द 4 तरह के सीड्स रहते हैं, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सेसमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। तो इसके बेसिस पे जो ल्यूटियल फेस है या फॉलिकल फेस है, उसके अकॉर्डिंगली अगर एक महिला की फॉलिकल फेस चल रही है तो उसमें हम फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स खाने की सलाह देते हैं फर्स्ट 15 डेज। इसके बाद पीरियड्स के 15 डेज के बाद ल्यूटियल फेस वगैरह जो रहता है उसमें हम सलाह देते हैं सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लेने की। एक एक चम्मच बराबर मात्रा में, हर एक सीड का बराबर मात्रा में, मतलब 5 ग्राम अगर आप ऐड करते हो, तो इस सीड साइकिल को भी अगर आप स्टार्ट करते हैं इन फेज ऑफ मेनोपॉजल, तो मेनोपॉज तक आते आते यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, जो इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ एज, या फिर आप कह सकते हैं थकान जो रहती है, पीरियड्स का इरेगुलर, उसमें आपको काफी हेल्प मिलता है। ये रेगुलेट सीड साइकिल हेल्प करती है पीरियड्स रेगुलेशन, ये रिसर्च बेस्ड है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में जब सुबह जैसे सोकर उठते हैं तो मेथी का पानी जरूर ऐड करें। मेथी इज एस्ट्रोजेनिक इन नेचर, उसमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है मेथी के अंदर। और जनरली पेरीमेनोपॉजल फेज में बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ पीरियड्स, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स रहते हैं उनका सिक्रीशन कभी ज्यादा कभी कम और ग्रेजुअली डाउनफॉल होता रहता है। यस, तो जो मेथी का पानी है वो इस तरह से आपको हेल्प करता है कि हार्मोन्स बैलेंस में आपको मेथी का पानी इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपको ऐड करना चाहिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, तो आप वो योगा की हेल्प से भी कर सकते हो। अपने सिटिंग पोस्चर पे थोड़ा सा ध्यान दें, घर पर ही सही लेकिन 10 से 15 मिनट के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जरूर करें, 10 से 15 मिनट के लिए। उससे क्या है, आपकी जो पेल्विक मसल्स है उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, मसल टाइटनिंग, और यूट्रस को सपोर्ट मिलता है। हार्मोन्स को बैलेंस करने में इरेगुलरिटीज जो सीवियरली हो रही है नेचुरल तरीके से, उसको मैनेज करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा सुबह की रोशनी सूरज की जरूर लें। विटामिन डी का यूनिवर्सल सोर्स इज सन, इसलिए उसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं। तो सुबह की 10 से 15 मिनट की धूप जरूर लें। दूध, दही, पनीर अपने लिए अच्छी मात्रा में ऐड करें। नाश्ते में अगर आप लेते हैं, कंफर्टेबल है, तो अंडा जरूर ऐड करें प्रोटीन के लिए। आप अंडा ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स अच्छे खाएं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर फोकस करें। इसी तरह से शाम के खाना आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी खाएं, और अपनी डाइट में हरी सब्जियां, जो सीजनल सब्जियां रहती हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी, करेला, ये सब कुछ ऐड करें। कोई फूड अच्छा नहीं है, कोई फूड बैड नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर रही है, हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहे, तो बिल्कुल आपको खाना चाहिए, क्योंकि हर पर्टिकुलर फूड का एक न्यूट्रिशन पिक्चर होता है जिसकी बॉडी को जरूरत है। मेथी का जो पानी, हाँ, मेथी का पानी इम्पोर्टेंट है। तो ये वुमेन्स जो मेनोपॉज में है वो तो बिल्कुल, बट इन जनरल जो लेडीज और भी जो गर्ल्स होती है हाँ, टाइम, वो भी ले सकती ये एक मैं प्रिकॉशन जरूर बता देती हूँ। मैंने नोटिस किया, आग बंद करके मेथी का पानी पीती हैं पे लड़कियां भी, औरतें भी, चाहे वो बच्चे को दूध पिला रही हैं वो औरतें भी। मैं आपको प्रिकॉशन ये देती हूँ कि अनलेस अनटिल आपको जरूरत नहीं है या आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स नजर आने लग रहे, तो स्टॉप कर जाएं, क्योंकि मेथी गर्म तासीर की होती है। तो इसके अंदर अगर आप बराबर मात्रा में सौंफ मिला के लेते हैं तो वो मेथी की गर्माहट को मैनेज कर। राइट। सो इस एज में लाइक 50 एंड अबव, उस टाइम पे दोनों के लिए, फॉर जेंट्स एंड वुमेन्स दोनों के लिए क्या एक मतलब ध्यान रखनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल पे? देखिए, रोटी हर कोई खाता है, लेकिन अगर रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की हो जाए या फिर इस तरह के फ्लावर की हो जाए कि जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करे, तो बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जनरली हम पेशेंट का जब MNT डिजाइन करते हैं
दैट इज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जब हम डिजाइन करते हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, तो हम उनको मिलेट्स खाने की सलाह जरूर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, अच्छा प्रोटीन रिच मील जरूर लें, सुबह शाम की जरूर वॉक करें, खाना खा के आप 15 से 20 मिनट की वॉक करें, अपने लिए ग्रीन टीज अगर हर्बल टीज ऐड कर सकते हैं वो जरूर करें, रात का खाना टाइम से लेट डिनर नहीं करें, स्क्रीन टाइम अपना कम से कम करें, डिजिटल डिटॉक्स पे फोकस करें, और अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है तो ब्लड टेस्ट करा के ही प्रोटीन का इंटेक कितना लेना है कितना नहीं पे जरूर काम करें, क्योंकि कई बार बुढ़ापे में यूरिक एसिड का भी इशू आ जाता है, तो ऐसे में प्रोटीन इंटेक को सोच समझ के ही ऐड करें। सो मैम हमने आज न्यूट्रिशंस और फैट लॉस, मेनोपॉज, सप्लीमेंट, हेल्दी एजिंग और ब्रेन हेल्थ बहुत सारे कवर किए टॉपिक्स हमने। सो इस पूरी कन्वर्सेशन से आप अपने व्यूअर्स को 3 हैबिट्स बताना चाहेंगे जो हाँ। इंसान को अपनी डेली लाइफ में करने चाहिए और आज से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो वो क्या होंगे? 3 मेन हैबिट्स जो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने स्टेप्स 10,000 स्टेप्स पर डे अपना टारगेट लेके चलें। नंबर 2, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर आपकी होनी चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स पे काम करें, मतलब रात को जितना हो सके स्क्रीन वगैरह ये सब अवॉइड करें। एंड नंबर 3 इज स्टे हाइड्रेटेड, पानी खूब पिए। अगर आप पानी नहीं ज्यादा पीना पसंद करते हैं तो उसको फ्लेवर्ड करें, लाइक कभी नींबू पानी पी लिया, कभी कोकोनट वाटर पी लिया, कभी और फ्रूट्स, हाइड्रेशन में फ्रूट्स भी आते हैं क्योंकि फ्रूट्स भी बॉडी में हाइड्रेशन का काम करते हैं। तो फ्रूट जूस की जगह होल फ्रूट्स ऐड करें और पानी का सेवन अपने लिए जरूर बढ़ाएं। तो ये 3 हैबिट्स अगर आप अपने लिए अदर देन स्ट्रिक्ट डाइट ये सब ना फॉलो करके सिर्फ अपना ये रूटीन भी आप बना लेते हैं तो ये काफी इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म हेल्दी रहने के लिए। यस। ओके, सो हमने आज काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो मे बी बहुत हेल्पफुल रहेंगे सबके लिए। एक हेल्दी लाइफ के लिए बेसिक प्लान कर सकते हैं वो। सो यामिनी मैम, आपके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत चीजें सीखने को मिली, होपफुली व्यूअर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।